अब देखिए ना, जितनी चीजों को हम देखते हैं वो सभी किरणों के माध्यम से क्यों देखते हैं? इन कारणों से प्रतिबिंब अलीक होते हैं, तो इसलिए वो किसी न किसी रूप में है और उससे हमको उनका आभास मिलता है। इतना तो सत्य है। मान्यवर, जगत मीमांसा में वेदांत और विज्ञान, इस विषय पर व्याख्यान माला के अंतर्गत मैं आप महानुभावों के समक्ष उपस्थित हूं। आप महानुभाव इस वीडियो का निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष इस व्याख्यान माला के 10वें अंक 10वें पुष्प के रूप में व्याख्यान देने जा रहा हूं और इसका शीर्षक है प्रतिबिंब की अलीकता में वेदांत और विज्ञान। इससे पहले हमने जो व्याख्यान दिया था उससे यह संबंधित है। मैंने कल यह बताने की कोशिश की थी कि वेदांत में जो जगत को अनिर्वचनीय माना जाता है, अर्थात सत भी नहीं है और असत भी नहीं है, सन्ना भी असन्ना भी, सत भी नहीं है और असत भी नहीं है, तो उसमें सत भी नहीं है, इसकी सिद्धि किस प्रकार की जाती है? तो इसकी सिद्धि के लिए उन्होंने कहा कि यह जो दुनिया है वह सत भी नहीं है, क्योंकि वह प्रतिबिंब के समान है, प्रतिबिंब के समान है। और प्रतिबिंब ऐसा होता है कि वह बिंब को कभी नहीं छोड़ता और बिंब प्रतिबिंब को छोड़ देता है। तो जो कभी भी नहीं छोड़ता वो अलीक होता है। जिस प्रकार से छाया, जिस प्रकार से प्रतिबिंब अलीक होता है। वेदांत का मानना है कि जो पराधीन प्रत्यय हो वो अलीक होता है। पराधीन प्रत्यय, पराधीन प्रत्यय का मतलब किसी अन्य के अधीन जिसका बोध होना होता है, सीधे बोध नहीं, किसी के अधीन बोध हो। जैसे छाया है, छाया का बोध हमको तभी होता है जब पुरुष हो, जब पुरुष वहां पर हो, उसकी छाया पड़े, तभी बोध होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुरुष ना हो और हम छाया का बोध हो जाए। तो ये जो छाया है वो पराधीन प्रत्यय हुई, पर माने दूसरा, दूसरे के अधीन होकर के बोध होता है। तो जिस वस्तु का बोध दूसरे के अधीन होकर होता है वह वस्तु अलीक होती है। ऐसा कहना किनका है? वेदांत, ऐसा मानने वाले वेदांत। तो वेदांत में कहा कि जितने भी अवयवी हैं, जितने भी पट हैं, घट हैं, इत्यादि वस्तुएं हैं, वो सब तो पराधीन ही है, तंतु के अधीन ही पट है, मृत के अधीन ही घट है, कभी हमको अलग उपलब्धि नहीं हुआ। तो जिस प्रकार से छाया पराधीन प्रत्यय होने के कारण से अलीक होती है, प्रतिबिंब छाया प्रतिबिंब पराधीन प्रत्यय होने के कारण से अलीक होता है, उसी प्रकार से जितने अवयवी हैं वो सब अलीक होते हैं, वो असत होते हैं। ऐसा कहना है वेदांत का। तो हम यहां पर वेदांत और विज्ञान के द्वारा इस प्रतिबिंब की स्थिति का या अलीकता होने या न होने पर विचार कर लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो वेदांत और विज्ञान, इन दोनों में हम समानता को आपके समक्ष उपस्थित करना चाहते हैं। प्रतिबिंब के संदर्भ में वेदांत और विज्ञान में क्या समानताएं हैं? तो समानताएं हैं, नंबर एक तो यही है कि प्रतिबिंब बिंब के अधीन होते हैं। ये बात दोनों मानते हैं। वेदांत तो ये मानते हैं प्रतिबिंब बिंब के अधीन होते हैं, विज्ञान भी मानते हैं। विज्ञान की पुस्तकों में बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण दिए गए हैं। वो कहा कि जैसे किसी ने टोपी पहनी हुई हो, मनुष्य ने टोपी पहनी हुई हो, तो टोपी पहन के जब वो शीशे के सामने जाता है और उसके सामने कई शीशे लगे होते हैं, जितने शीशे लगे होते हैं उन सब में वो टोपी पहने हुए होता है। अगर किसी में आप ऐसा देखें कि दाएं बाएं और पीछे भी शीशा लगा हुआ हो, तो उसकी जो आकृति है ना वो इतनी बड़ी बनती जितना हम देख नहीं पाते। तो उन सब लोगों ने टोपी लगाई हुई होती है। एक मनुष्य ने टोपी लगाई तो शीशे में जितने भी दिखाई दे सबने टोपी लगाई, और उसके पश्चात उन लोग उसमें से उस आदमी ने टोपी को उतार के नीचे फेंक दिया, तो बाकी सबने भी उतार के नीचे फेंक दिया। जो शीशे में है उन्होंने भी सबने उतार के नीचे फेंक दिया।
अब उस टोपी को फेंकने में न तो कोई आवाज हुई, न कोई प्रयत्न हुआ दर्पण में, मगर सब कुछ बिल्कुल ध्वनि के बिना, बिल्कुल प्रयत्न के बिना सब ने टोपी उठाई दी। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि वो जो प्रतिबिंब है वो बिंब के अधीन है। क्योंकि मनुष्य ने टोपी पहन रखा था इसलिए दर्पण में आई टोपी, क्योंकि मनुष्य ने टोपी को उतार दिया इसलिए दर्पण से नीचे हो गई टोपी। इस प्रकार से ये होता है। तो ये एक समानता है, दोनों मानते। नंबर दो वेदांत और विज्ञान में प्रतिबिंब के संबंध में समानता यह है कि प्रतिबिंब अर्थक्रियाकारी नहीं होता और बिंब अर्थक्रियाकारी होता है। मतलब बिंब से हम काम ले सकते हैं, बिंब से हम काम ले सकते हैं। उस व्यक्ति ने जो टोपी पहनी थी, उस टोपी को वो आदमी छू सकता है, देख सकता है, यहां से वहां रख सकता है, किसी दूसरे को दान कर सकता है, सब कुछ हो सकता है। परंतु जो प्रतिबिंब वाली है ना, उसमें न तो छू सकता है, न देख सकता, न स्पर्श के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से वो अर्थक्रियाकारी नहीं हो, उससे काम नहीं हो सकता। प्रतिबिंब में बना हुआ जो घड़ा है, उस घड़े से हम पानी नहीं पी सकते। तो ये ऐसी स्थिति है। ये बात विज्ञान भी मानते हैं, विज्ञान भी मानते हैं ऐसा कि वो ऐसा है। नंबर 3, दोनों में, वेदांत और विज्ञान में प्रतिबिंब की समानता यह है कि प्रतिबिंब केवल दृश्य होता है और जो बिंब है वो दृश्य और स्पृश्य दोनों होता है। जो मनुष्य ने टोपी पहन रखी है वो उस टोपी को देख भी सकता है और छू भी सकता है, परंतु प्रतिबिंब में जो टोपी आई उसको केवल देख ही सकते, छू नहीं सकते। तो छूना नहीं हो सकता, केवल आंखों का व्यापार हो सकता है, त्वचा का व्यापार नहीं हो सकता। तो इतनी कम से कम 3 समानताएं हमने आपके समक्ष उपस्थित की। अब हम इसके पश्चात प्रतिबिंब के संदर्भ में वेदांत और विज्ञान में जो आपस में भिन्नता है वो प्रदर्शित करने जा रहा है। वेदांत ने माना कि इन कारणों से, अभी तक हमने जो कारण अभी आपको ऊपर बताए, इन कारणों से प्रतिबिंब अलीक होते हैं। जो छाया है वो अलीक होती है, क्योंकि छाया पुरुष कहां है? छाया तो पुरुष नहीं है ना, वो तो पुरुष है नहीं, तो वो अलीक होता है। उसके कारण से ऐसी कुछ बन गया जिससे हमको भ्रांति हो गई कि पुरुष है। छाया को देख के मनुष्य की भ्रांति हुई कि वो पुरुष है। आज से 100 वर्ष पहले छाया चित्र बनाते थे लोग, जो छाया को देखकर चित्र बनाया करते थे, है ना। फ्रांस में ये कला चली थी। जब कैमरा नहीं था तो छाया को बना के चित्र बनाया करते थे, और ये कला यहां भी आई। अपने देश में फ्रांस की कला आ गई तो उसका नाम पड़ गया संस्कृत में छाया चित्र। छाया चित्र का मतलब है छाया से बने हुए चित्र। अब कैमरा आ गया और कैमरा में छाया चित्र का तो मतलब ही नहीं है, वो तो आलोक से बनता है। कैमरा से चित्र बनता है वो आलोक से बनता है, मगर कहते हैं ना कि शब्द वही का वही रह जाता है, काम बदल जाते हैं। तो वही पुराना शब्द जो कि 100-125 वर्ष पहले छाया से काम छाया चित्र बना था, फोटोग्राफी करने के लिए भी संस्कृत में छाया चित्र ही बोलते हैं उसको भी छाया चित्र ही बोलते हैं। तो ये मुझे कहना था कि ये इस प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। तो प्रतिबिंब से जो छाया बनती है वो वास्तव में उससे काम नहीं लिया जा सकता, इसलिए वो अलीक होता है। ऐसा कहने वाले कौन? ऐसा कहने वाले वेदांत। अब यहां पर मैं विज्ञान की बात को उपस्थित करने जा रहा हूं। विज्ञान का कहना यह है कि छाया अलीक होती है इस मामले में कि वह पुरुष नहीं है, पुरुष का आकार नहीं है। पुरुष जो व्यक्ति जा रहा है उसका आकार वह नहीं है, परंतु पुरुष से बनी हुई कोई आकृति जिसको हम देख सकते हैं वो तो सच्ची है। इसमें क्या सत्य है क्या असत्य है? कुछ सत्य है एक चीज और दूसरा असत्य भी है। अगर हम ये कहें कि छाया पुरुष है तो ये अलीक है, छाया पुरुष नहीं है, परंतु वो जो छाया है उससे पुरुष प्रतीत होता है। जैसे हम कागज में चित्र बनाते हैं उससे पुरुष प्रतीत होता है। तो एक ऐसी वस्तु, तो विज्ञान में यह माना कि प्रतिबिंब सर्वथा काल्पनिक नहीं होते, उसमें सर्वथा सत्य किरणें आती हैं।
और वहां पर जाकर अवशोषित होती हैं, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास पहुंचती हैं। दर्पण में जो काम होता है, तो वो किरणें सत्य हैं, और उन सत्य किरणों से जो वहां पर प्रतिबिंब बना, जिस तरह का बना वो सत्य है बना, और उससे हमको आभास मिलता है। तो इतना तो सत्य है। अब देखिए ना, जितनी चीजों को हम देखते हैं वो सभी किरणों के माध्यम से तो देखते हैं। सामने पुरुष खड़ा है तो हमने उस दिन कहा था कि वो पुरुष जो है वो का संयोग होता है ध्यान के साथ, न्याय वाले मानते हैं। परंतु पुरुष का संयोग कहाँ होता है उसके साथ? वास्तव में तो पुरुष में पड़ी हुई जो किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती, किरणें आती, पुरुष नहीं आता, किरणें आती। तो किरणों से हमको उस पुरुष की प्रतीति हुई कि हाँ वो पुरुष है, उन्हीं किरणों से छाया की प्रतीति हुई। तो जिन किरणों से हमको मालूम पड़ा कि पुरुष सत्य है, उन्हीं किरणों से हमको मालूम पड़ा कि उसका जो एक अन्य प्रकार की आकृति वो है। किरणों ने तो बताया, दोनों में किरणों का ही कमाल है। तो एक में किरणों ने बताया, दूसरे ने नहीं बताया, हम कैसे उनको कहें कि ऐसा है? तो इसलिए वो किसी न किसी रूप में है और उससे हमको उनका आभास मिलता है, इतना तो सत्य है। नंबर 3 वाली जो बात है, उसमें कहा कि जो प्रतिबिंब होता है वो केवल दृश्य होता है, और जो बिंब होता है वो दृश्य और स्पृश्य दोनों होता है। ये बात तो सत्य है, ये बात विज्ञान ने मानी। परंतु जो स्पृश्य होता है वो भी कुछ ना कुछ होता है, नहीं, जो दृश्य होता है वो भी कुछ ना कुछ होता है, कुछ होता है, वो अस्तित्व है उसका, उससे हम काम ले सकते हैं। दृश्य और स्पृश्य को मिलाकर के जो काम ले सकते हैं वो तो नहीं ले सकते, परंतु दूसरे रंग का काम ले सकते हैं। आजकल तो बहुत बढ़िया उदाहरण है हमारे सामने। आजकल कंप्यूटर में पूरी दुनिया में जितना हिसाब किताब है ना, बैंकों में प्रत्येक आदमी के खाते में जो हिसाब किताब है वो केवल उन्हीं किरणों का कमाल है जो दृश्य होती है, स्पृश्य होती ही नहीं। उन्हीं किरणों का कमाल है, स्पृश्य होती ही नहीं। तो अगर हम ये कहें कि बैंक में जो खाते में जो उपलब्धि हो रही है वो अलीक है, कैसे होगा ऐसा? वो खाते में जो है दिखाई पड़ रहा है कंप्यूटर में, वो दृश्य है, स्पृश्य है, उसको हम छू ही नहीं सकते, परंतु फिर भी काम तो लेते हैं, अर्थक्रिया तो होती है। इसलिए आज की दुनिया में जो ये कहा गया कि प्रतिबिंब हर तरह से अलीक होता है, वेदांत का जो सिद्धांत है, उस पर अब आज पुनर्विचार की जरूरत पड़ गई है। अब कोई नया उदाहरण आना चाहिए, नया तर्क आना चाहिए जिससे कि इसकी सिद्धि होती। तो मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रतिबिंब के संदर्भ में वेदांत और विज्ञान के क्या विचार है, और उनके संदर्भ में जो विचार उनके भिन्न भिन्न हैं, उस भिन्नता में हम कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम नई बातों को लाएंगे, इत्यादि बातों को अब वेदांत में पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ गई। इसलिए जो सदसत की बात है, जिस उदाहरण द्वारा उसको पेश किया जाता है, उसकी सिद्धि की जाती है, उसको अब आगे हमें नए संदर्भों में, नए आलोक में, नए परिवेश में विचार करना चाहिए। आपके समक्ष हम वास्तव रूप में प्रश्न रख दें अगर, तो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रश्न के पश्चात ही उत्तर आता है। तो अगर आप उसको ठीक प्रकार समझने और अलग अलग करके कॉन्सेप्ट को अलग अलग रख के ट्रांसपेरेंट समझ लें अगर, तो भी बड़ी बात होती है। तो वेदांत का सिद्धांत क्या है, इसको हमने आपको बताने की कोशिश की, और उसमें विज्ञान की जो धारा है उसको हमने आपको बताने की कोशिश की। तो आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।